तो आज आ गए हैं आईसीएसई 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर उसका सॉल्यूशन लेके, और आज हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, देखो इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें ऑलरेडी उस स्पेसिमेन पेपर के साथ आंसर की आया है, लेकिन इस मैं सिर्फ सॉल्व ही नहीं करूंगा, उसके साथ साथ मैं ये भी तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, कैसे तुम्हारा जो टोटल रोड मैप है आईसीएससी का, ताकि तुम 100 आउट ऑफ 100 मार सको, मोर देन 95 लेकर आ सको। उसका जो रोड मैप है उसके लिए कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, कैसे बुक पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में मैं बात करता रहूंगा। और सिर्फ यही नहीं, जो क्वेश्चंस है उसका जो कहां पर कितना मार्क्स होता है, क्या तुम अगर मिस करते हो तो तुम्हारा मार्क्स कटता है, तो इन सब चीजों के बारे में भी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। तो चलो स्टार्ट करें। तो बच्चों ये तुम लोग देख सकते हो आईसीएसई 2025 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो फिजिक्स साइंस पेपर 1 होता है। ओके बच्चों, तो इसका जो सेक्शन ए है ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो। तो ये अपना सेक्शन ए है जहां पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, देखो, अ मोमेंट ऑफ कपल has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction, then the moment of couple is taken as what? Positive, negative, maximum और zero। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों को थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के हमें याद करना पड़ेगा कि अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो उसके लिए, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए मोमेंट क्या होता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या मोमेंट होता है। तो बच्चों हमें याद है कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसके लिए जो मोमेंट है दैट इज पॉजिटिव, और जो क्लॉक वाइज रोटेशन होता है उसके लिए जो मोमेंट है दैट इज नेगेटिव। ओके बच्चों, तो ये अगर याद रखोगे तो ऑब्वियसली आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसीलिए इसको बोला गया एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। तो दिस इज नेगेटिव विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is kinetic energy of a given body depends on what? On इन चारों में से पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब तुम लोग फेस करोगे तो उसके लिए जो तुम्हें याद रखना है दैट इज फॉर्मूला। देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि यहां पर डिपेंड्स ऑन व्हाट? पोजीशन, मतलब सोचो डिस्प्लेसमेंट एस या एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी, ओके। मोमेंटम मतलब पी, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब फिर से इसको एस और एक्स लिख देते हैं और इसको एस लिख देते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर जो भी फॉर्मूला हमारे पास है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर मास है, v है, ओके, लेकिन मास यहां पर नहीं है, वेलोसिटी यहां पर अलग से बोला नहीं गया है। लेकिन ऐसा एक फॉर्मूला तो है कि अगर हम लोग लिखे k इज इक्वल टू 2m, तो इस तरफ m स्क्वायर v स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब p स्क्वायर बाई 2m। k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, isn't it? तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, isn't it? तो यहां पर मोमेंटम विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। For burning of coal in a thermoelectric station, the energy conversion taking place is। तो देखो बच्चों यहां पर एक चीज दिमाग में रखो, जो थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वहां पर कोल जला के कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोला जाता है। अब देखो जो चैप्टर है जहां पर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है वहां पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो ये सारा एग्जांपल्स पढ़ के रखना पड़ेगा अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा उस क्वेश्चन से तुम्हें निकालना पड़ेगा कि कैसे कैसे, मतलब ये सोच के, ये समझ के तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा कि कैसे ये कन्वर्शन हो रहा है। तो देखो एक कोल को जब हीट दिया जाता है तो कोल के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी होता है, तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उस हीट एनर्जी से हम लोग टरबाइन को घुमा के हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, isn't it? तो ऑब्वियसली केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक,
Isn't it? मैकेनिकल क्यों? क्योंकि जो टर्बाइन है उसको घुमाना पड़ता है, इसलिए मैकेनिकल। तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। एम आई क्लियर? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये जो जगह है कन्वीनियंट डायरेक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन कंक्लूड द नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन द फिक्स्ड ब्लॉक आर व्हाट। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो डायग्राम तो ये है, ओके। अब तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहां पे तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा जो तुम्हारे पास जो डेटाज है, जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का जो डेटाज है उसको एनालाइज करना पड़ेगा और वहां से तुम्हें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुम्हें ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं तुम लोगों को समझाऊंगा एक डायग्राम से। तो देखो ये डायग्राम तो तुम सबने, तो देखो बच्चों ये डायग्राम तो तुम सबने देखा होगा। यहां पर एक 5 पुली वाला ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और एक 4 पुली वाला ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये नीचे का पोर्शन है, ओके। यहां पर भी ये नीचे का पोर्शन, ओके। अब देखो ये ऊपर वाला पोर्शन है विच इज फिक्स्ड पार्ट, ओके। और यहां पर ये ऊपर वाला पोर्शन है विच इज फिक्स्ड, ओके। तो ये नीचे वाला पोर्शन ये मूवेबल पार्ट है, ये यहां पर भी नीचे वाला पोर्शन ये मूवेबल पार्ट है। अब देखो यहां पर ये एक इवन नंबर ऑफ पुलीज है, सॉरी यहां पर एक ऑड नंबर ऑफ पुलीज है क्योंकि 5 द नंबर ऑफ पुलीज आर 5 और यहां पर इवन नंबर ऑफ पुलीज है, इजंट इट? अब देखो जहां पर इवन नंबर ऑफ पुलीज होता है तो वहां पर जो नीचे यहां पर देखो मूवेबल पुली कितना है 2, तो फिक्स्ड पुली में कितना है 2, ओके। तो इवन में क्या होता है, नंबर ऑफ पुलीज लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक में इक्वल होता है, ये चीज दिमाग में रखो। नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर ब्लॉक एंड इन द अपर ब्लॉक विल बी इक्वल। और ऑड में क्या होता है, नंबर ऑफ पुलिस नीचे यहां पर क्या है लोअर ब्लॉक में 2 और अपर ब्लॉक में कितना है, अपर ब्लॉक्स में यहां पर 3। मतलब इन ऑड नंबर ऑफ पुलिस जो नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब जो नंबर ऑफ पुलिस लोअर ब्लॉक्स में होता है वो कम होता है अपर ब्लॉक से, एक कम होता है। मतलब लोअर ब्लॉक में जितना नंबर ऑफ पुलिस होगा उससे जस्ट एक ज्यादा होगा अपर ब्लॉक, ये चीज दिमाग में रखना है। और जो कन्वीनियंट जो वर्ड यहां पर लिखा गया था कन्वीनियंट डायरेक्शन, मतलब कन्वीनियंट मतलब तुम्हारे सुविधा के हिसाब से, ओके। तो जिस तरफ खींचने में तुम्हें सुविधा होता है, मतलब किस तरफ खींचने में सुविधा होता है, नीचे की तरफ खींचने में सुविधा होता है, इजंट इट? किसी भी चीज को, क्योंकि हम अपने वेट को काम पे लगा सकते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर ऐसे 2 तरह का इमेज है, इजंट इट? अब यहां से ही हम लोग वो क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो, जो ऑड नंबर ऑफ पुलिस है जहां पर अपर ब्लॉक में एक पुलिस ज्यादा है, तो वहां पर देखो जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है वो नीचे के इस हुक से स्टार्ट हो रहा है, और जो इवन नंबर ऑफ पुली है वहां पे स्ट्रिंग ऊपर के ब्लॉक से स्टार्ट होता है, इजंट इट? तो ये चीज दिमाग में रखना है कि ऑड में नीचे से स्टार्ट होगा और इवन में ऊपर से स्टार्ट होगा। अब ये सब जानने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चन। तो बच्चों ये है अपना क्वेश्चन। अब देखो यहां पर जो ये वाला जो पुली है, ओके, ये जो पुली तुम देख पा रहे हो, अब यहां पर जो स्टार्ट हो रहा है वो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, इजंट? तो नीचे से अगर स्टार्ट हुआ है, मतलब देखो यहां पर ऐसे बोला गया द एडजेसेंट डायग्राम शोज इन द मूवेबल ब्लॉक, तो ये एक मूवेबल ब्लॉक है। तो मूवेबल ब्लॉक में जो वायर स्टार्ट हुआ है वो यहां से स्टार्ट हुआ, इजंट इट? मतलब नीचे के ब्लॉक से स्टार्ट हुआ, मूवेबल ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मूवेबल ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है मतलब ये एक ऑड नंबर ऑफ पुली होगा। समझ में आया? हाँ या ना? ऑड नंबर ऑफ पुली होगा। तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ पुली होगा, ऑड नंबर में क्या हो जाता है, जो मूवेबल ब्लॉक में जितने नंबर ऑफ पुलिस होता है फिक्स्ड ब्लॉक में उससे एक ज्यादा हो जाता है। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ पुलिस कितना है, 1। तो ऑब्वियसली जो फिक्स्ड ब्लॉक होगा वहां पे एक ज्यादा होगा, मतलब 1 + 1 = 2। am I क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या लिखा गया है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ प्रिज्म, इनसाइड द प्रिज्म कंपेयर्ड टू द ब्लू लाइट रेड लाइट विल बी व्हाट।
ओके, यहां पर ये चारों ऑप्शन है। तो देखो हम लोगों को ये पता है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से पास होता है तो वो ऐसे स्प्लिट होता है नीचे से ऊपर तक, पी आई बी जी वाई ओ एंड आर, इजंट इट विद जियो, नीचे से ऊपर तक ऐसे वो स्प्लिट हो जाते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, इजंट इट। तो यहां पर कौन कौन सा लाइट कहा गया, एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट। तो ब्लू लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं अगर म्यू बी पकड़ लूं और रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अगर म्यू आर पकड़ा जाए तो ऑब्वियसली यहां पर मैक्सिमम है। तो विथ रेस्पेक्ट टू रेड लाइट म्यू बी विल बी ग्रेटर देन म्यू आर। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो ये हो गया अपना रिकॉल पार्ट। अब देखो यहां से ये सारा ऑप्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है कि म्यू बी इज इक्वल टू सी बाई वी बी एंड म्यू आर इज इक्वल टू सी बाई वी आर। तो सी और सी अगर कट गया तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन वी बी एंड वी आर, क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कि वी बी विल बी लेसर देन वी आर। ओके, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब जब ये प्रिज्म के अंदर जाएगा उसके बाद रेड का जो स्पीड है वो वायलेट के वो ब्लू के स्पीड से ज्यादा हो। अब देखो जब वो एयर से ग्लास तक ग्लास में एंटर करेगा तो सारे लाइट का जो स्पीड है वो कम ही होगा, लेकिन रेड का जो अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट है, जो डिक्रीज होगा रेड का, वो कम डिक्रीज होगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो रेड का जो स्पीड है वो कम डिक्रीज होगा देन ब्लू। एम आई क्लियर? तो अब देखो स्लोज डाउन तो सारा लाइट होगा, ओके, रेड विल स्लो डाउन, लेकिन कौन सा ज्यादा स्लो डाउन होगा, तो स्लो डाउन मोर होगा ब्लू से या स्लो डाउन लेस होगा? तो देखो ये हो जाएगा स्लो डाउन लेस, क्योंकि देखो वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, तो कमती भी कम होगा, इजंट इट? सॉरी फॉर माय हिंदी। ओके, तो स्लोज डाउन लेस और रिफ्रैक्ट्स लेस, ये कैसे दिखेंगे? देखो हम लोगों को पता है कि इन केस ऑफ लाइट्स जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कम डेविएट होगा, isn't it? मतलब डेविएशन ऑफ रेड विल बी लेसर देन डेविएशन ऑफ ब्लू। समझ में आया? तो देखो ब्लू ज्यादा डेविएट होगा। अब अगर ब्लू ज्यादा डेविएट हुआ तो ऑब्वियसली जो रेड है वो डेविएट कम होगा, मतलब कम रिफ्रैक्ट होगा, तो इसीलिए ये स्लोज डाउन भी लेस होगा और रिफ्रैक्ट भी लेस होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज देखो एक क्वेश्चन मतलब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या फॉर्मूला से तुम्हें ऐसे अंदर जाके इसको समझना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? एन एंडोस्कोप uses optic fiber to transmit high resolution image of internal organ without loss of information. The principle of light that is used by the optical fiber based on what? अब देखो जो एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी में एक पाइप मुंह के अंदर से घुसा के पेट तक लाया जाता है और वहां से पेट में जो डायग्राम है वो लिया जाता है, मतलब पेट का पिक्चर लिया जाता है। ओके, जो बायोलॉजी टीचर तुम्हारा अच्छे से बता पाएगा तो पूछ लेना। तो लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो फिजिक्स के ऊपर है। देखो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर जिस कंसेप्ट के ऊपर, जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक प्रॉपर रिकॉल वाला क्वेश्चन। ओके, तो इट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का 12 सेंटीमीटर है with an object at a distance of 20 सेंटीमीटर, मतलब u is equal to -20 सेंटीमीटर, ऐसा लिख देंगे। He obtains a blur image on the screen placed at a distance 23 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रीन प्लेस है वो 23 सेंटीमीटर में प्लेस्ड है। ओके, in order to obtain the clear image he has to move the screen in which direction? तो देखो बच्चों यहां पर इसके लिए डायग्राम, मतलब इसके लिए न्यूमेरिकल करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें लीस्ट मेथड में दिखा रहा हूं। अब देखो इसके लिए तुम्हें जो ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, लेंस का जो ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज पोजीशन होता है वो चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, यहां पर फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर।
अब देखो अगर f है 12 तो 2f क्या होगा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है, इजंट इट। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तभी ना 12 एंड 24 के बीच में ना 20 होगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहां पे रहता है, ये चीज तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये रिकॉल भी मैं कहूंगा, एप्लीकेशन भी ही सिर्फ नहीं रिकॉल भी है। तो इमेज कहां से लेकर आना पड़ेगा तुम्हें, मतलब इमेज कहां पे रहेगा, अगर इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f देन इमेज विल बी बियॉन्ड 2f, मतलब बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं v इज बियॉन्ड 2f, इजंट इट। तो अगर v बियॉन्ड 2f है तो 2f कितना है 24 सेंटीमीटर, तो एटलीस्ट 24 सेंटीमीटर के ऊपर होगा, ओके ज्यादा होगा 24 सेंटीमीटर से, मतलब 25 26 27 व्हाटएवर इट इज 30, लेकिन 24 से ये ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लर इमेज आ रहा है तो स्क्रीन को, तो ये 23 सेंटीमीटर में स्क्रीन में ब्लर इमेज आ रहा है तो पीछे हटाओ उसको और भी पीछे लेके जाओ। तो पीछे लेके जाओगे तो उसका जो इमेज है वो क्लीन एंड क्लियर इमेज आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द लेंस को, मतलब स्क्रीन को अवे फ्रॉम द लेंस मूव करवाना पड़ेगा। हमें क्लियर। तो देखो कैसे एप्लीकेशन करवाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक चीज यहां पर कह देता हूं बच्चों, एक चीज समझ में आ रहा है, ऑलरेडी 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और एक चीज समझ में आ रहा है कि सारा क्वेश्चन एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये भूल जाओ बच्चों कि सिंपल कुछ याद करके तुम आंसर कर पाओ, याद तो रखना ही पड़ेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूलाज, ये सब याद रखना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो फिजिक्स में अगर अच्छा करना है तो। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। तो तुम लोगों को कुछ साल से, लास्ट 2-3 साल से तुम देख ही रहे हो, असर्शन रीजनिंग इज मस्ट। ओके, एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ ही रहा है। तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस एंड फॉग, थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट मतलब कोहरा। ओके, एंड रीजन क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब स्कैटरिंग इसका मिनिमम होगा, मिनिमम स्कैटरिंग होगा। ओके, ये चीज दिमाग में रखो। मतलब ये क्वेश्चन से मैं पिक कर रहा हूं जो बुलेट पॉइंट्स है, जो चीज तुम्हें दिमाग में रखना है, जिस चीज को दिमाग में रख के तुम लोग ये आंसर को क्रैक कर पाओगे। और यहां पर क्या कहा गया है, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसके लिए तुम्हें रिकॉल क्या करना पड़ेगा, उसका एक डायग्राम मैं तुम्हें शो कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, इसके लिए तुम्हें ये जो डायग्राम है इसको याद रखना पड़ेगा। अगर तुम लोग भूल गए हो, मैं तुम लोगों को बता देता हूं ये कौन सा डायग्राम है, जहां पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विजिबल लाइट और उसको छोड़ के भी, उसके बावजूद जो भी है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रेंज में उसको सजा के ये डायग्राम बनाया गया है। तो देखो ये है अपना विजिबल रेंज। ओके, इस तरफ वेवलेंथ नैनोमीटर में दिखाएगा, मतलब इस राइट साइड में वेवलेंथ बढ़ रहा है एंड राइट साइड में ऑब्वियसली देन फ्रीक्वेंसी घटेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज और लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमें पता ही है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखो, विजिबल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ का होता है इंफ्रारेड। यहां पर इंफ्रारेड के बारे में ही पूछा गया है। तो इंफ्रारेड का अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। जैसे हम लोग विजिबल लाइट में रेड को लॉन्ग डिस्टेंस से रेड को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, इसीलिए उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसीलिए उसका स्कैटरिंग कम होता है। अब ये कहां से याद आया, देखो इसके लिए हमें ये तो पता है ना, फ्रॉम कॉचीज रिलेशन, I is inversely proportional to 1 by lambda to the power 4. Intensity of scattered light, लैम्डा का जो फोर्थ पावर होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका स्कैटरिंग सबसे कम। हमें क्लियर? तो देखो इसीलिए इंफ्रारेड का जो स्कैटरिंग होगा वो सबसे कम होगा। अब अगर यहां पर आ जाए क्वेश्चन में, तो यहां पर जो पहले असर्शन पूछा गया है
इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फॉग एंड मिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए स्कैटरिंग कम होगा। रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये इसका ही एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग क्या लेंगे? ऑप्शन ए भी करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है। ऑप्शन मतलब एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन में ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Two sound waves x and y have same amplitude and the same wave pattern, but their frequencies are 60 hertz and 120 hertz. अब देखो सेम एम्पलीट्यूड मतलब क्या बोला गया? एम्पलीट्यूड से क्या जानते हैं हम लोग? इसका इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, isn't it? तो सेम एम्पलीट्यूड मतलब सेम इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी विल बी सेम। इंटेंसिटी सेम और सेम वेव पैटर्न। वेव पैटर्न से क्या होता है? वेव पैटर्न से क्या होता है बताओ? देखो वेव पैटर्न से होता है कि जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पिच, क्वालिटी और टिम्बर एंड इंटेंसिटी। ओके, तो ये क्वालिटी और टिम्बर सेम है दोनों का, मतलब क्वालिटी सेम। अब अगर क्वालिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, अब देखो एक का फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, एक का फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। एक्स का है 60, वाई का है 120। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा। अब अगर उसका पिच ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली वो ज्यादा श्रिल सुनाई देगा, और जिसका पिच कम होगा वो ग्रेव सुनाई देगा। तो वाई विल बी श्रिल, श्रिलर, कुछ भी कह सकते हो, और ये है ग्रेव, ग्रेव। तो देखते हैं अब ऑप्शन ए, एक्स विल बी श्रिलर। देखो वाई श्रिलर है तो एक्स श्रिलर तो हो ही नहीं सकता। एक्स विल बी ग्रेव, ओके, तो एक्स ग्रेव है, करेक्ट। एंड वाई विल बी श्रिलर, वाई श्रिल है, करेक्ट। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ऐसे अगर तुम लोग अप्रोच करो क्वेश्चन को तो अलग से ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने जब ऑप्शन देखा तुम कंफ्यूज हो। इसीलिए सबसे पहले मिनिमम मैं कहूंगा 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के जो समझ में आ रहा है उसका आंसर एक निकालो, और उसके बाद मैच करवाओ कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो तब उस टाइम पे कोई कंफ्यूज होकर गलत आंसर करने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। तो यहां पर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है 10। तो 10 में क्या बोला गया है? देखो एक पीआई ग्राफ दिखाया गया है और बोला जा रहा है द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल्स इज शोन बिलो। तो वीआई जो ग्राफ है यहां पर, तो यहां पर पी क्यू आर एंड एस। अब देखो हमें पता है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू वी बाई आई या डेल वी बाई डेल आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर, इज इट? तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू आर। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा कर रहा है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली स्लोप पी का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा होगा, और एस का जो स्लोप है वो सबसे कम होगा। ओके ना? ये होगा मैक्सिमम और ये हो जाएगा मिनिमम, इजंट इट? अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है कि 4 डिफरेंट मटेरियल इज देयर, पी क्यू आर एंड एस, और ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो which of the 4 material would be used for making filament of a bulb? कौन सा बल्ब का फिलामेंट के लिए यूज हो? अब देखो फिलामेंट के लिए क्या चाहिए हो? 2 चीज, एक ज्यादा रेजिस्टेंस, दूसरा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इसमें किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो पी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, आर पी इज हाईएस्ट। तो आरपी अगर हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली आरपी ही हम लोग चूज करेंगे बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो पी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर पी कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
यहां पर ऐसे भी तुम लोग गलत कर सकते हो कि तुमने सोचा टी है पहले, तो चलो पहला ऑप्शन ए इसको ही करेक्ट कर दिया। ऐसे करके तुम लोगों को जज करवाया, मतलब जज किया जा रहा है ताकि तुम लोग गलती ना करो। ये सारा गलती जो सिली मिस्टेक्स है, मतलब जो अगर तुम करो सर फोड़ना छोड़ के और कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए बहुत ही बारीकी से पढ़ना है क्वेश्चन को, ऑप्शंस को देखना है और उसके बाद ही टिक करना है। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज व्हाट। अब देखो, ये भी एक प्रॉपर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक डायग्राम से तुम लोगों को दिखाऊं। तो बच्चों यहां पे देखो, ये कलर कोड का जो ओल्ड कन्वेंशन और जो न्यू कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये दोनों ही यहां पर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन लाइव इज रेड, न्यूट्रल इज ब्लैक, अर्थ इज ग्रीन। अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ये भी यहां पर लिखा गया है। तो ये दोनों कन्वेंशन ही तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये रिकॉल करके तुम लोग ये आंसर सॉल्व कर पाओ। तो देखो, लाइव रेड, न्यूट्रल ब्लैक, अर्थ ग्रीन। आ जाएंगे अपने क्वेश्चन। तो देखो यहां पर क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर क्या है? ग्रीन। तो यहां पर जो ग्रीन मतलब बी जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत ही बढ़िया वाला एक क्वेश्चन है। तो देखिए, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर। तो यहां पर ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, यहां पर से करंट फ्लो हो रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है। और अगर पूछा जाए कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम लोग आसानी से बोल सकते हो। अगर तुम यहां से इस तरफ से देखो, इस तरफ से अगर तुम यहां पर खड़े होकर अगर देख रहे हो, ओके, तो ये तुम आसानी से बोल सकते हो कि दिस इज क्लॉकवाइज, इजंट इट? Which one of the given figure will correctly depict the magnetic property and the direction of the lines of force along the axis of the coil? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक पोलैरिटी ये तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब नॉर्थ या साउथ। तो देखो ये हमें पता है कि क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम क्लॉक रूल। ये जो क्लॉक रूल होता है, जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए साउथ, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसके लिए नॉर्थ, इजंट इट? तो जो इस तरफ से अगर तुम क्लॉकवाइज देख रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी साउथ पोल। एंड अगर साउथ पोल होता है तो हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड्स एट साउथ पोल, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, इजंट इट? तो अगर ये एंड्स एट साउथ पोल होगा तो ऑब्वियसली डायग्राम जो होगा ये एंड करेगा, मतलब एरो इस तरफ होगा। समझ में आया बच्चों? अब मैच करवाओ कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन। तो देखो साउथ पोल यहां पर ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया क्योंकि ये नॉर्थ पोल है क्या? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए में देखो साउथ पोल तो लिखा हुआ है, लेकिन जो एरोज है वो बाहर की तरफ है, तो ये भी कट गया। रह क्या गया? देखो एरोज इनवर्ड, ओके, टुवर्ड्स साउथ पोल। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अब देखो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो यहां पर मार्क्स चला जाए। तो देखो यहां पर बोला गया हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अब एक बॉडी का जो हीट कैपेसिटी होता है वो उस बॉडी का किसी भी अमाउंट का जो मास है उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है दैट इज हीट कैपेसिटी, इजंट इट? ये चीज दिमाग में बिठा के रखना है। क्यों रिकॉल वाला क्वेश्चन है ये? क्योंकि हीट कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो अगर तुम्हारे दिमाग में है तभी ये तुम आंसर कर पाओगे। तो देखते हैं यहां पर पहले क्या है, एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ बॉडी विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये अगर मेल्ट करना है टेम्परेचर चेंज ना करके, तो जो हीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, इजंट इट? लेटेंट हीट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो नहीं होगा। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे अलग सा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको तो ऑब्वियसली बाद हो गया, ये भी मतलब ये भी नहीं रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। डी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी के बारे में ये तो बात हो ही नहीं रहा है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। The amount of heat energy required to melt a given mass of a substance at its melting point without any rise in its temperature is called as। फिर से ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए मेल्ट करने के लिए टू अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एक किसी भी एक सब्सटेंस का जो मास है, उस मास को अगर तुम्हें मेल्ट करना है, ओके, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ा सा भी ना बढ़ा के सिर्फ उसको मेल्ट करना है, मतलब सिर्फ उसका जो स्टेट है उसको बदलना है, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होता है, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहां पर ये लेटेंट, ऑब्वियसली क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, लेकिन जो मेल्ट होने के लिए जो लेटेंट हीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इजंट इट? समझ में आया बच्चों? देखो यहां पर क्यों स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, क्यों ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा और क्यों सी करेक्ट होगा? इसका रीजन ये है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, वो गिवन मास के लिए नहीं होगा, वो यूनिट मास के लिए होगा। अगर देखो कितना बारीकी से दिया गया है, मतलब तुम्हारे स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आ ही सकते हैं कि टू मेल्ट अ गिवन मास ना बोल के टू मेल्ट यूनिट मास बोल दिया। तुम लोगों को दिमाग में तुमने पढ़ के रखा है कि शोभिक सर ने दिखाया है कि ये हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो तुमने हड़बड़ी में आंसर लिख दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वहां पर 1 मार्क्स गवा बैठोगे बच्चों। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहां पर गिवन मास बोला गया इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यही यूनिट मास लिखता, गिवन मास के बदले अगर यूनिट मास लिखा जाता, तो यही हो जाता स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी हाँ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और ये गिवन मास है इसलिए ये हो जाएगा लेटेंट, ओनली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई एम क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू व्हिच इज 15th। A nucleus of an atom consists of 146 न्यूट्रॉन। ओके, तो न्यूट्रॉन कितना है? 146, एंड प्रोटॉन्स कितने हैं? 95 प्रोटॉन्स। ओके, इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस 2He4। ओके, अब 2He4 मतलब यहां पर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, isn't it? Now, how many protons and neutrons are left in the nucleus? कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा रहे? तो ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन 95 माइनस 2, न्यूट्रॉन 146 माइनस 2, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 93। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो प्रोटॉन्स 93, न्यूट्रॉन 144, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Am I clear बच्चों? समझ में आया? अब आ जाएंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो लास्ट मतलब 2024 में भी जो एमसी मतलब जो सेक्शन ए है वहां पर एमसीक्यू छोड़ के भी फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तुम लोग अगर याद हो तो यहां पर भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, हालांकि यहां पर वहां पर भी ऐसे ही था कि ऑप्शन भी दे दिया गया था, तो ये भी एक तरह का एमसीक्यू ही है लेकिन इन अदर फॉर्म। ओके, ताकि तुम्हें जज किया जा सके। ओके, तुम्हारा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन करने का स्किल है, उसको जांच ठीक ठाक से जांच किया जा सके उसका। तो अब हम लोग करेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखो टोटल 6 मार्क्स है, लेकिन ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक करके फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन सिर्फ ई में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए वहां पर 2 मार्क्स, तो इसके लिए 2 मार्क्स हो, बाकी सारे में 1 मार्क्स करके हो। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने पहले फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पूछा जा रहा है? अ डैश क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली ये तो हम लोगों को याद ही है। ओके, ये रिकॉल वाला क्वेश्चन है। तो के क्लास 2 जो लीवर है, क्लास
टू जो लीवर है, ये वाला जो आंसर होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब तुम लोगों को अगर अभी अभी याद नहीं आ रहा है तो मैं एक डायग्राम तुम्हें दिखा देता हूं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों क्लास 2 में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखो बच्चों, ये मैंने कुछ डायग्राम ले लिया जहां पर क्लास 2 लीवर का एग्जांपल दिखाया जा रहा है, isn't it? तो क्लास 2 लीवर जो है उसका जो एग्जांपल है, देखो यहां पर बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, बार टू लिफ्ट लोड, व्हील बैरो, ओके, ये सारा चीज। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, isn't it? अब देखो इन सारे लीवर में जो क्लास 2 लीवर है वहां पर जो एफर्ट आर्म है वो बड़ा है ना। देखो सारे में एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। देखो सारे जगह पर जो लीवर है वहां पर एफर्ट एक तरफ है और फल्क्रम एक तरफ, बीच में लोड है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम इज द एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज द लोड आर्म। अब देखो ऑब्वियसली अगर एफर्ट अगर एक तरफ होगा तो ऑब्वियसली इतना अमाउंट में है एफर्ट आर्म और इतना छोटा है लोड आर्म, तो ऑब्वियसली एफर्ट आर्म इज ग्रेटर। ये ही इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी। तो ये सारे जो सेकेंड क्लास लीवर होता है, क्लास 2 लीवर, सेकेंड क्लास तो बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा, ओके। तो क्लास 2 जो लीवर होता है उसमें ऑब्वियसली जो एफर्ट आर्म होता है वो बड़ा होता है देन द लोड आर्म, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी क्लास 2 लीवर, ओके। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी। इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीजिंग वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक डैश द एफिशिएंसी ऑफ द पुल। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी डिक्रीजेस। क्यों और ये कैसे हम लोग निकालेंगे वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। इन केस ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जो एफिशिएंसी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो जो फॉर्मूला होता है दैट इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन ई। यहां पर ईटा इज द एफिशिएंसी, वेट डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ लोअर ब्लॉक अलोंग विद पुलीज इन इट, मतलब जितने पुलीज रहेंगे प्लस जो लोड रहेगा वो सब मिला के जो वेट होगा दैट विल बी डब्ल्यू। एन इज द नंबर ऑफ पुली एंड ई इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट गिवन। तब देखो इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीजेस इन वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक। मूवेबल ब्लॉक मतलब जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ओके, मतलब पुलिस प्लस लोड। तो अगर वो बढ़ेगा तो ये डब्ल्यू बाई एन ई बढ़ जाएगा। अगर डब्ल्यू बढ़ जाएगा तो ये टोटल डब्ल्यू बाई एन ई बढ़ जाएगा। तो 1 से ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ डब्ल्यू इंक्रीजेस देन ईटा विल डिक्रीज, ओके। तो इसीलिए हम लोग यहां पर डिक्रीजेस आंसर लिखेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सी इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी व्हाट, ओके। तो देखो यहां पर सिंपल ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, यहां पर भी फिर से करेंगे। इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, मास भी डबल, मास भी 2 टाइम्स हो गया है एंड वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो गया है, ओके। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स चेंज होगा? अब देखो रिलेशन क्या है यहां पर, हमेशा रिलेशन सोचो, मतलब किन तीन चीजों के बीच हम लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो एम वी के तीनों ही है। अब देखो m अगर 2 टाइम्स हो जाए, ये 2 टाइम्स हो गया, v अगर 2 टाइम्स हो जाए तो 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो ये 2 टू द 4 इंटू 2 मतलब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये एकदम सिंपली ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर तो तुम्हें कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा ना कि कैसे तुम, मतलब वर्किंग तो शो नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये तुम ऐसे निकाल सकते हो कि m ट्वाइस हो गया इंटू 2, v ट्वाइस हो गया तो स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। तो बिकम्स 8 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर। मैं यहां पर फिर से लिख नहीं रहा हूं। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो ये प्रॉपर रिकॉल क्वेश्चन है, हॉर्स पावर। एक एग्जांपल जो कार इंजन का जो
पावर हम लोग बोलते हैं वो हॉर्स पावर में बोलते हैं, isn't it? तो ये भी हॉर्स पावर या एचपी ऐसा हो। Am I clear? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू कॉपर वायर्स कैन हैव डिफरेंट डैश बट विल हैव सेम डैश। ओके, अब देखो कॉपर वायर अगर है, ऑप्शन क्या है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो अगर कॉपर वायर है तो ऑब्वियसली उसका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सब बढ़ घट गया, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज होगा सिर्फ एक जगह पर, अगर उसका टेम्परेचर चेंज। तो यहां पर देखो टू कॉपर वायर्स कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस होना बहुत ही आसान चीज है, उसका शेप चेंज कर दो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, व्हिच इज डिफिकल्ट, इजंट इट? तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस चूज किया। यहां पर मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस। और बट विल हैव सेम डैश, सेम रेजिस्टिविटी, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो अगर एक बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा गया तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, सोचे एच हाइट तक चला गया। ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट ये हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आए तो कैसे सॉल्व करोगे वो मैं तुम लोगों को बताता हूं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी लिख देता हूं मैं। ओके, पी ईपी कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। चलो मैं ईपी लिख देता हूं, ईपी। तो ई पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। ओके, तो ई पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। अब देखो m and g दीज आर कांस्टेंट्स, तो ई पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ओके, तो अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x होता है तो जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ये हम सबको पता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसा होगा अपना ग्राफ। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पर नंबर, क्योंकि ये 2 मार्क्स है तो कैसे तुम्हें नंबर दिया जाएगा वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो यहां पर अलोंग y एक्सिस तुम लोग लिखोगे ई पोटेंशियल, अलोंग x एक्सिस तुम लोग लिखोगे h मतलब हाइट। ओके, तो प्रॉपर्ली अगर y एक्सिस एंड x एक्सिस को डिनोट करोगे तो उसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। और जब प्रॉपर शेप ऑफ ग्राफ, अगर तुम प्रॉपर्ली वो ग्राफ ड्रॉ कर पाए तो उसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द वेव्स यूज्ड फॉर एको डेप्थ साउंडिंग। ओके, तो ये तो प्रॉपर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। तो एको डेप्थ साउंडिंग मतलब अल्ट्रा सोनिक वेव। ओके, तो इसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। एंड गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन द अबव पर्पस। कोई भी एक रीजन, फॉर एनी रीजन यू विल गेट 1 मार्क्स। तो मैं एक रीजन तुम लोगों को बता देता हूं, तुम लोग कुछ और भी चूज कर सकते हो। तो ये तुम लोग बोल सकते हो कि इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेविएशन। मैंने एक बोला, इसके बावजूद भी हो सकता है, वो भी तुम लिखोगे। कोई भी एक पर्पस लिख दोगे, यूज लिख दोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब अगर वो करेक्ट हो। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो, अ लेंस विथ 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, देखो यहां पर ये μ1 है, ये μ2 है, मतलब 2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब ये अलग मटेरियल है, ऊपर वाला पार्ट अलग मटेरियल है, नीचे वाला पार्ट अलग मटेरियल है। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन? फर्स्ट थिंग, अगर वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मतलब कभी भी अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इमेज आता है तो उसके लिए हम लोग क्या पकड़ते हैं कि वो पैरेलल रेज आ रहा है। दिस इज अ कन्वेंशन, इजंट इट? तो अगर बहुत दूर से आ रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो लाइट रेज विल बी पैरेलल। ऐसे लाइट रे पैरेलल होंगी, इजंट इट? अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा, इजंट इट? तो ऑब्वियसली अगर सोचो इसके लिए रिफ्रैक्शन इतना हुआ और इसके लिए थोड़ा कम हुआ तो ये दूर जाके गिरेगा, इजंट इट? तो यहां पर एक इमेज होगा I1, यहां पर एक इमेज होगा I2।
इसके ऑपोजिट भी मतलब उल्टा भी हो सकता है, मतलब I2 पहले आ गया, I1 दूर चला गया, डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ऐसे कितना इमेज पैदा होगा, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन, 2 इमेजेस। तो इसके लिए सिर्फ इस आंसर के लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। एंड नेक्स्ट, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो एक लेंस है जो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज पैदा करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, आइडेंटिफाई द लेंस। तो इसके लिए भी तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा वो टेबल जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्सेस इमेज, ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्सेस इमेज पोजीशन दिया गया है। तो यहां पर अगर वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो ये कॉन्वेक्स के लिए भी हो सकता है और कॉनकेव के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर डिमिनिश्ड है तो ऑब्वियसली ये जो लेंस होगा ये ऑब्वियसली एक कॉनकेव लेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के अंदर रहता है उस टाइम पे वर्चुअल इमेज होता है, isn't it? और वो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज होता है, isn't it? जो हम लोग जो लेंस में देखते हैं, isn't it? जो मैग्नीफाइंग लेंस में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है लेकिन वो डिमिनिश्ड होता है, isn't it? तो ये हो गया अपना आंसर, इसके लिए 1 मार्क्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन 2। देखो एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं है बच्चों, ओके? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन दिया ही ऐसे ही जाता है कि पहले ही तुम लोग घबरा गए, अरे इतना बड़ा चीज पहले पढ़ के समझना पड़ेगा, उसके बाद डायग्राम में वो भी पढ़ के समझना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये सिर्फ डराने के लिए होता है। हाथी का जो दिखाने का दांत है ना, ये वो वाला है, खाने का कुछ और है। तो तुम पढ़ो, तुम जब पढ़ोगे अच्छे से 1 या 2 बार तो तब तुम्हारा क्लियरिटी आ जाएगा। तो देखो, इफ लाइव वायर मेक्स एन एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द मेटल केस, which circuit A or B in the diagram illustrating an electric iron is considered safe for user, assuming fuse is present in live wire in both the circuit? Justify your answer. तो पहले आंसर के लिए क्वेश्चन 1 मार्क्स और जस्टिफिकेशन के लिए और 1 मार्क्स। देखो यहां पर ये एक डायग्राम है, तो ये अपना मेटल केस मतलब ये अपना आयरन है और यहां पर ये वाला आयरन है, और देखो यहां पर तुम टच करके रखा है तुमने, ओके? अब देखो ये लाइव वायर है, ये है लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, यहां पर ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, और यहां पर बोला गया कि यहां पर लाइव वायर में ही फ्यूज अटैच किया गया है, तो उस हिसाब से तो ये सही है दोनों ही। लेकिन एक चीज देखो, यहां पर जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर मेटल केस के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन यहां पर अर्थ वायर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। इसमें क्या दिक्कत हुआ? अब अगर एक्सीडेंटली लाइव वायर मेटल केस के साथ कनेक्ट कर गया है और तुमने टच किया है तो क्या होगा तुम्हारे साथ? देखो अगर यहां पर, तो ऑब्वियसली जब टच किया है तो जो मेटल केस है वो हाई पोटेंशियल में आ जाएगा। अब यहां पर जो अर्थ वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो करंट है वो अर्थ वायर से चला जाएगा, तुमसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रेजिस्टेंस अर्थ वायर से कम है, इसीलिए करंट विल प्रेफर टू, most of the current will prefer to pass through you, pass through the earth wire, not through you, okay? तो तुम बच जाओगे, तो ये अपना करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम, दिक्कत क्या होगा, ये दिक्कत भी हमें बोलना पड़ेगा बच्चों, ये कि यहां पर न्यूट्रल वायर में ये कनेक्टेड है, ओके? अर्थ वायर कनेक्टेड है, ओके? तो न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल भी 0 है, अर्थ वायर का पोटेंशियल भी तो 0 है। तो अगर लाइव वायर यहां पर कनेक्ट हो गया है तो देखो जो करंट है तुमने टच किया है, तो अब ये भी लाइव वायर है, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम मतलब ग्राउंड के साथ तुम कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ करंट ये फुल तुमसे जाएगा एंड यू विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब तुम्हें शॉक लगेगा, एक बड़ा वाला शॉक लगेगा, ठीक है? 220 वाला शॉक बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? मतलब अच्छा खासा झटका लगेगा तुम्हें। तो ये बी विल बी रॉन्ग, ए विल बी करेक्ट। तो इसके लिए तुम्हें ए विल बी करेक्ट ये बोलने के लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। जस्टिफिकेशन के लिए क्या है? जस्टिफिकेशन के लिए मैंने जो समझाया इसको ही लिखना पड़ेगा, मैं बोल देता हूं। देखो यहां पर 2 पार्ट में तुम डिवाइड करोगे टोटल जो आंसर होगा। जो पहला पार्ट है, जो ए पार्ट है, उसको कैसे, वो क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा ए क्यू करेक्ट है और बी क्यू रॉन्ग है,
इसलिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ए करेक्ट और बी रॉन्ग, ये दोनों ही तुम्हें बताना पड़ेगा। ए करेक्ट क्यों है? बिकॉज earth wire is connected with the metal case. So if in case live wire connect with the metal case, so extra amount of current will pass through earth wire, which will save the person, the user. But in case of B, the earth wire is connected with neutral wire. That's why the extra amount of current will pass through the person and the person will be electrocuted. Okay, बस यही चीज लिखोगे तो तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा और उसके लिए तुम्हें मिल जाएगा 1 मार्क्स। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2, ये वाला क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज अ हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो ट्रांसफार्मर हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ से लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में मतलब चेंज करेगा। ओके, तो प्राइमरी जो है वो हाई होगा, सेकेंडरी है वो लो होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द अबव पर्पस। तो ऑब्वियसली अगर ईएमएफ कम हो जाएगा तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये तो एक सिंपल रिकॉल वाला क्वेश्चन, स्टेप डाउन। स्टेट वेदर द टर्न्स रेशियो ऑफ द अबव ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेसर देन। तो ऑब्वियसली अगर प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ है वो ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेल के जो टर्न्स है वो भी ज्यादा होगा और सेकेंडरी सेल का टर्न्स कम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E सेकेंडरी बाई E प्राइमरी इज इक्वल टू N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी। नाउ ऐसे लिख सकते हैं सिंस N सेकेंडरी इज लेसर देन N प्राइमरी, देयरफॉर N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी इज लेसर देन 1। समझ में आया? तो इसीलिए ये लेसर देन 1 होगा जो टर्न्स रेशियो है। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम। ओके, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब M2 इज इक्वल टू 150 ग्राम at 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। The final steady temperature is 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब T is equal to final temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। Calculate the heat capacity of the solid। ओके, यहां पर एक कैच है बच्चों, यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सोच लिए तो तुम्हारा आंसर हो गया गलत। ओके, 1 मार्क्स तो ऑब्वियसली कटेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब अगर C लिखे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को तो दैट विल बी M into C प्राइम, जहां पर C प्राइम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड M इज द मास। ओके, ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा और यही C हमें निकालना है। ओके, मतलब हीट कैपेसिटी नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो ऑब्वियसली जो 100 डिग्री सेल्सियस में है वो 25 डिग्री तक आएगा, मतलब हीट लॉस करेगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि M1 C प्राइम ओके इनटू T1 माइनस T इज इक्वल टू, ये हो गया हीट लॉस, और दैट इज इक्वल टू M2 C2 लिख देते हैं T माइनस T2। अब देखो ये C2 क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज 4.2, तो ये है अपना C2। ओके, तो अब अगर यहां पर M इंटू C प्राइम, ये क्या है अपना C, तो C इंटू T1 माइनस T, मतलब 100 minus 25 is equal to M2 is 150 into C2 मतलब 4.2 into 25 minus 20। तो यहां से अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो C का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 42 जूल पर केल्विन। तो बच्चों यहां पर सिर्फ आंसर ही नहीं, जो यूनिट है वो भी सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां वो तुमने जूल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस मतलब जूल पर केजी पर केल्विन कर दिया ओके, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, तो उसके लिए 1 मार्क्स काटने का प्रावधान हो सकता भी है और हमें चांस नहीं देना है, जो भी कॉपी चेक करे उसको एक भी चांस नहीं देना है कि वो एक भी मार्क्स कटे या काट पाए। ओके, तो ये होगा अपना करेक्ट आंसर।
आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, मतलब फर्स्ट फैराडेज लॉ है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कहा जाता है। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दोगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड स्टेट इट्स वन यूज, कोई भी एक यूज लिख दो, कोई भी एक यूज। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, यूज्ड एज बैकअप in building for electricity। इलेक्ट्रिसिटी जब करंट नहीं रहेगा तो जनरेटर यूज करके हम लोग बैकअप ले सकते। ओके, उस टाइम पे कुछ चीजें तो चला ही सकते। ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, नेम द रेडिएशंस दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। ओके, तो नेम द रेडिएशंस। तो रेडिएशन कौन सा है, देखो यहां पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये तो पार्टिकल्स है। ओके, गामा इज द रे। तो रेडिएशन अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए, गामा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इन न्यूक्लियर डीके अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे निकलता है, isn't it? तो गामा इज द रेडिएशन। ओके, दे आर नॉट, गामा इज नॉट अ पार्टिकल। तो इसीलिए हम लोग अगर रेडिएशन पूछा जाए तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, गामा। ओके, तो गामा विल बी द, गामा कुछ भी कहो तुम लोग, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे बी में, does the emission of the above mentioned radiation result in change in the mass number। तो गामा एक रेडिएशन है। ओके, तो इसके लिए मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही मास नंबर में ना ही एटॉमिक नंबर में, कुछ में भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का लॉस होगा। ओके बच्चों, तो देयर विल बी नो चेंज। ओके, तो यहां पर भी 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स हम लोगों को मिल जाएंगे। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे ये जो क्वेश्चन है, देखो एक बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये भी देख के डरना नहीं। तो यहां पर क्या कहा गया है, द ग्राफ फिगर ए illustrates the correlation between the number of protons in x axis। तो देखो x axis में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लॉट किया गया है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द y axis। देखो y axis में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लॉट किए गए हैं फॉर एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई। देखो यहां पर a b c d एंड e यहां पर दिखाया गया है। These elements are denoted by the letters rather than their conventional symbols। तो सिंबल्स बोला नहीं गया है ताकि हम लोगों को, मतलब हमारे सामने छुपाया गया है। ओके, उसको अलग से नाम दिया गया है, A B C D E, ऐसे 5 है। When the element C depicted in the graph undergoes radioactive decay। तो अगर एलिमेंट C रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है, एलिमेंट C का, it releases radioactive rays। When these rays are directed into the plane of the paper। देखो अब आ जाएंगे फिगर बी में, ये है अपना प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, मतलब स्क्रीन है अभी प्लेन ऑफ द पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, देखो यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। As indicated in the figure B, they experience deflection causing them to move upward direction। इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ओके, अब देखो ये ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको फोर्स मिल रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरफ। अब पूछा जा रहा है नेम द रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय द एलिमेंट्स। अब सबसे पहले इसका चार्ज क्या है वो तो निकालना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बीटा पार्टिकल होगा। अब इसके लिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, देखो यहां पर दो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एमलगमेट किया गया है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा न्यूक्लियर डिके, मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ओके, अब देखो यहां पर जब भी कोई चार्ज मूव करता है, हम लोग, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोला है कि कोई भी चार्ज अगर मूव करेगा तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, isn't it? अब देखो यहां पर FBI, ये मैंने तुम लोगों को इसके पहले भी बोला है, FBI रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर अगर मैं ऐसे अपना फिंगर्स को रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, राइट साइड में। देखो ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी। अब
इसके ऊपर फोर्स जिस तरफ जा रहा है इससे ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये लिफ्ट कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, isn't it? वो जो पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली ये थंब का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर किस तरफ है? इस तरफ, आउटवर्ड, isn't it? आउटवर्ड मेरे तरफ, मतलब तुम्हारे तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ। ओके, तो यहां पर अगर कब ये होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये कब होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखो यहां पर ये बोला गया है कि when these rays are directed into the plane of the paper, मतलब मोशन ऑफ द रे किस तरफ है? into the plane of the paper। देखो मतलब ऐसे into the plane of the paper। ओके, अगर ये into the plane of the paper है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर जो फोर्स होता है, ये जिस तरह मूव करना चाहिए था वो नीचे की तरफ हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये चीज उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, isn't it? ओके नो, मतलब जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बोला जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज है वो उल्टा डायरेक्शन शो करेगा, isn't it? तो देखो यहां पर थंब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, इंडेक्स फिंगर अगर राइट साइड में शो कर रहा है और मिडिल फिंगर अगर हमारे तरफ शो कर रहा है, लेकिन यहां पर जो मोशन ऑफ द चार्ज है वो इनवर्ड है और यहां पर मिडिल फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसके लिए हो सकता है? बीटा पार्टिकल के लिए। तो ये हो गया अपना बीटा पार्टिकल। ओके बच्चों, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल होता तो ये इनवर्ड की तरफ नहीं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएंगे आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट। ओके, मतलब अगर यहां से बीटा पार्टिकल निकल गया है तो ये क्या बन जाएगा? तो देखो बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा का पार्टिकल मतलब एक न्यूट्रॉन, वो स्प्लिट कर जाता है एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, isn't it? एज इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रॉन तो कम हो जाएगा, तो वन न्यूट्रॉन विल बी लेस एंड वन प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इट विल बी मोर एंड और इंक्रीज। तो वन न्यूट्रॉन डिक्रीज करेगा, वन प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं वन न्यूट्रॉन लेस होगा, वन प्रोटॉन मोर होगा। ओके, अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ, तो कौन सा होगा? ऐसा ही कुछ होगा जिसका न्यूट्रॉन कम हो गया है और प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब देखो एक्स एक्सिस में प्रोटॉन है, यहां पर सी के बारे में बात किया जा रहा है। अब तक जो पेरेंट न्यूक्लियस था दैट वाज सी, तो अगर सी से एक ज्यादा प्रोटॉन है तो वो किसमें हो सकता है? डी में है और ई में है, ए और बी में तो नहीं है। और न्यूट्रॉन एक कम है। अब देखो डी का जो न्यूट्रॉन है वो तो इक्वल है सी के साथ, तो ऑब्वियसली डी नहीं हो सकता। तो और क्या बचा रहा? ई। अब देखो ई का जो न्यूट्रॉन है वो एक कम है ना, मतलब वो कम हो गया है, तो इसलिए ई विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है ई। नेक्स्ट, नेम द लॉ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिटेड इन द अबव केस। ओके, तो ऑब्वियसली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये हो गया अपना सेक्शन ए। तो आई होप तुम लोगों को सेक्शन ए अच्छे से समझ में आया। ऑब्वियसली ये खुद ब खुद भी प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो वो ऑब्वियसली कमेंट में तुम लोग मतलब कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ। ओके बच्चों, और जल्द ही मैं सेक्शन बी का भी जो वीडियो है वो भी मैं तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ओके बच्चों, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।